नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्लेलिस्ट है, उसमें हमारे विषय सिंक्रोनस मशीन की कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न करते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारे पावर सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन हैं, उनमें जो अल्टरनेटर अपना आउटपुट देता है, उसकी वोल्टेज क्या होती है। तो यहाँ बहुत सारी वोल्टेज दी हुई है। 15 kV राइट ऑप्शन है, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रिक पावर में डिफरेंट जनरेटिंग पावर स्टेशंस हैं, वो मीडियम वोल्टेज लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो मॉडर्न कंडीशंस में 11 kV से 25 kV के बीच की कुछ उनकी डिजाइन और पावर रेटिंग के हिसाब से हो सकती हैं। एक जनरेटिंग स्टेशंस का ये मीडियम लेवल वोल्टेज एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा जनरेटिंग सब स्टेशन से एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमारी पावर ग्रिड में लोड सेंटर की तरफ ट्रांसमिशन सिस्टम द्वारा भेजा जाता है। अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटर दो तरह के होते हैं। एक में उभरे हुए पोल होते हैं, सैलिएंट पोल प्रकृति के होते हैं, और एक का पोल स्ट्रक्चर इस तरह का सिलेंड्रिकल नॉन सैलिएंट टाइप होता है। प्रश्न है कि जो हमारे टर्बो अल्टरनेटर हैं, जो स्टीम टरबाइन के साथ अटैच्ड होते हैं, और स्टीम टरबाइन हाई स्पीड पे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती है, इसलिए ऐसे हाई स्पीड पर वर्क करने वाले अल्टरनेटर के रोटर किस प्रकार के होते हैं। तो आंसर है कि ऐसे रोटर नॉन सैलिएंट सिलेंड्रिकल टाइप होते हैं। एक अल्टरनेटर में रोटेटिंग स्पीड 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पैदा करने के लिए नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करते हैं। आमतौर पे इस तरह के सिलेंड्रिकल जो रोटर होते हैं, वो 2 पोल या 4 पोल के लिए डिजाइन होते हैं और हाई स्पीड 3000 आरपीएम या 1500 आरपीएम के ऊपर काम करते हैं। जबकि जो वाटर टरबाइंस होती हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स में, वो हेड के अनुसार अपनी स्पीड बनाती है। जो हाई हेड के हमारे हाइड्रो प्लांट है, जिनमें हेड 300 मीटर या ज्यादा हो, उनमें पेल्टन व्हील टाइप इंपल्स टरबाइन यूज की जाती है। तो उनमें रोटेटिंग स्पीड 300 आरपीएम के आसपास होती है, और 300 आरपीएम के हिसाब से उनमें 20 पोल या उसके आसपास के पोल स्ट्रक्चर होते हैं। जो कम हेड के पावर प्लांट्स हैं, जहां हम फ्रांसिस या कैप्लान प्रकार की रिएक्शन टरबाइन इस्तेमाल करते हैं, उनमें नंबर ऑफ पोल्स की संख्या ज्यादा होती है, और ऐसे पोल हम उभरे हुए रूप में बनाते हैं, सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर के रूप में। जरा सिलेंड्रिकल और सैलिएंट में कंपेरिजन करते हैं। हाई रोटेटिंग स्पीड पर काम करने वाले सिलेंड्रिकल रोटर की पेरिफेरल स्पीड और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ज्यादा ना हो, इसलिए इनके जो डायामीटर हैं वो कम रखे जाते हैं, और पावर क्योंकि d²L के अनुसार होती है, डाया कम है, तो इनकी एक्सियल लेंथ लंबी होती है। सिलेंड्रिकल रोटर्स को हम स्टीम टरबाइन के साथ 3000 आरपीएम या 1500 आरपीएम की एप्लीकेशन पे इस्तेमाल करते हैं। इनके सरफेस की स्मूथ ज्योमेट्री होने के कारण विंडेज लॉसेज और नॉइस का लेवल हाई स्पीड ऑपरेशन के बावजूद भी कम रहता है। ये सैलिएंट पोल की तुलना में ज्यादा मजबूत और ज्यादा पावर कैपेसिटी के लिए भी डिजाइन किए जा सकते हैं। आमतौर पर इनमें पोल 3000 आरपीएम के लिए 2 और 1500 आरपीएम के लिए 4 रखे जाते हैं। इनका जो मेटल स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग मोलिबेडेनम स्टील का बना हुआ, वो एक ऐसे कंडक्टर मटेरियल का काम करता है कि उसमें अलग से डैम्पर वाइंडिंग की जरूरत नहीं होती। हम इस रोटर में डीसी एक्साइटेशन से जो फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, वो वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करके और पोल के कुछ सर्टेन पोर्शन पे एमएमएफ कंट्रीब्यूशन ना बनाते हुए फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन को साइनोसॉइडल बना लेते हैं। इस तरह के सिलेंड्रिकल नॉन सैलिएंट प्रकार के रोटर वाले अल्टरनेटर हम स्टीम टरबाइन के साथ न्यूक्लियर या थर्मल पावर प्लांट्स पे यूज करते हैं। गैस टरबाइंस भी हाई स्पीड पे इसी तरह के रोटर वाले अल्टरनेटर के साथ अटैच्ड होती है। हाइड्रो पावर प्लांट में कम स्पीड पर काम करने वाले अल्टरनेटर्स में हमें ज्यादा पोल रखने होंगे, और ज्यादा पोल को अकोमोडेट करने के लिए ऐसे सैलिएंट पोल रोटर्स की डायामीटर ज्यादा रखी जाती है, और पावर d²L से बनती है, क्योंकि डाया पहले से ज्यादा है, तो इनकी एक्सियल लेंथ को ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। तो इनकी एक्सियल लेंथ छोटी होती है और डायामीटर बड़ा होता है। ये आमतौर से 100 आरपीएम से 1500 आरपीएम के बीच की स्पीड पे काम करते हैं, और जब रोटर की स्पीड कम है तो पोल ज्यादा होंगे, और स्पीड ज्यादा है तो पोल कम होंगे। तो आमतौर पे इन पे 1500 आरपीएम पे 4 पोल और 100 आरपीएम पे 60 पोल के आसपास की स्ट्रक्चर हो सकती है। हालांकि पोल के फेस का शेप हम कर्वेचर देकर फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन को साइनोसॉइडल बनाने की कोशिश तो की जाती है, पर इनके जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्योर साइनोसॉइडल नहीं होते। तो जो जनरेटेड ईएमएफ है, उनमें हार्मोनिक्स के कंटेंट हो सकते हैं। सैलिएंट पोल जनरेटर के पोल फेस में हमें डैम्पर वाइंडिंग की आवश्यकता रहेगी, ताकि रोटर के ऑपरेशन के दौरान जो ऑसिलेशंस होते हैं
लोड फ्लक्चुएशन से उन्हें डैम्प आउट किया जा सके। पूछा एक अल्टरनेटर में वाइंडिंग डिजाइन में पोल पिच जो टर्म यूज होती है वो क्या है। तो दो पोल के बीच में जो इलेक्ट्रिकल एंगल है उसे हम पोल पिच कहते हैं और ये 180 डिग्री होता है। दो पोल की मशीन में जहां P2 है, मैकेनिकल एंगल और इलेक्ट्रिकल एंगल एक बराबर होंगे, लेकिन अगर एक 4 पोल की मशीन है तो दो पोल के बीच में मैकेनिकली 90 डिग्री का एंगल होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकली वो 180 डिग्री का एंगल है, वो पोल पिच कहलाएगा। एक अल्टरनेटर की वाइंडिंग में अगर एक कॉइल का एक कंडक्टर एक पोल के नीचे है और दूसरा एडजेसेंट दूसरे पोल के नीचे है, तो दोनों के बीच में जो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के डिफरेंस वाली ये कॉइल फॉर्मेशन है, इसे हम फुल पिच कॉइल कहेंगे। हमें एक प्रश्न में 4 पोल की 3 फेज मशीन में आर्मेचर स्टेटर में 40 स्लॉट हैं ऐसा बताया गया है, और जो शॉर्ट पिच कॉइल है उसकी वाइंडिंग की स्प्रेड 9 स्लॉट है। अगर हम 4 पोल के 40 स्लॉट्स को देखें तो एक पोल के नीचे 10 स्लॉट्स आए और हमारी वाइंडिंग 10 स्लॉट्स की बजाय वो 9वें स्लॉट्स में अपना कॉइल कॉन्फ़िगरेशन बना रही है। एक स्लॉट शॉर्ट पिच है तो इसके लिए पिच फैक्टर हमसे पूछा है। तो फुल पिच से जितना एंगल हमारी वाइंडिंग की कॉइल छोटी हो जाती है उसे शॉर्ट पिच एंगल कहते हैं, और एक स्लॉट का एंगल हम निकाल सकते हैं 4 पोल के बीच में 180 डिग्री का एंगल। कुल पूरी पेरिफेरी में जो एंगल बनेगा वो 40 स्लॉट के बीच में अगर डिवाइड करें तो एक स्लॉट का एंगल 18 डिग्री हो गया, और शॉर्ट पिच एंगल के आधे का कोसाइन पिच फैक्टर कहलाता है, और यहाँ cos 9 डिग्री 0.9877 होता है। तो ये जो मेरा बी ऑप्शन है वो इस केस में पिच फैक्टर आ गया है। इस तरह से जब हम फुल पिच की बजाय शॉर्ट पिच वाइंडिंग करते हैं, जो पीली हाईलाइट में दिखाया हुआ है वो हमारी एक्टिव आर्मेचर कंडक्टर लेंथ है जिसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, और उसे कनेक्ट करने के लिए हरी हाईलाइट वाला सेक्शन है वो ओवरहैंग कहलाता है। अगर फुल पिच की बजाय शॉर्ट पिच कॉइल लेते हैं तो हमारे ओवरहैंग एंड कनेक्शन की लेंथ छोटी हो जाती है, कॉपर में जो सेविंग आती है। उसके साथ साथ शॉर्ट पिचिंग से हमारे हार्मोनिक्स जो डिस्टोर्शन पैदा करते हैं वो कम हो जाते हैं। इससे हमारी जनरेटेड ईएमएफ की वेव फॉर्म ज्यादा साइनोसॉइडल हो जाती है। अगर हम एक सेलेक्टिव शॉर्ट पिचिंग करते हैं, जैसे 36 डिग्री की शॉर्ट पिचिंग करेंगे, तो हम पाएंगे कि 36 का आधा 18 डिग्री हो गया और वो फिफ्थ हार्मोनिक के लिए 5 गुना ज्यादा 90 हो जाएगा और cos 90 0 हो जाएगा। तो आप पाएंगे कि फिफ्थ हार्मोनिक पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा अगर हमारी कुंडली में शॉर्ट पिच एंगल 36 डिग्री है। कि अगर एक शॉर्ट पिच वाइंडिंग 36 डिग्री शॉर्ट है तो फिफ्थ हार्मोनिक का मैग्नीट्यूड बताइएगा, तो फिफ्थ हार्मोनिक पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। शॉर्ट पिचिंग से हाई फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक्स कम हो जाते हैं तो हमारी ऑपरेशन में एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉसेस भी कम हो जाते हैं, तो मशीन में एफिशिएंसी बढ़ती है, टेम्परेचर राइज की प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। शॉर्ट पिचिंग का सिर्फ एक डिसएडवांटेज है, फुल पिच में फुल ईएमएफ आएगा। शॉर्ट पिचिंग से पिच फैक्टर के बराबर हमारा ईएमएफ, जैसे इस केस में हमारा ईएमएफ रफली 1.3% कम हो गया है। आर्मेचर में एक कंसेंट्रिक वाइंडिंग की बजाय वाइंडिंग के डिफरेंट स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूशन करके डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का क्या मेन एडवांटेज है? तो इससे कॉपर की कोई सेविंग नहीं होती, मशीन के साइज पे इसका फर्क नहीं आता। मैकेनिकल स्ट्रेंथ से भी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई कनेक्शन सीधे नहीं है। हालांकि हम जब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करते हैं तो इससे हमारे हार्मोनिक्स सप्रेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और हमारी वेव फॉर्म ज्यादा साइनोसॉइडल प्रोड्यूस होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मुख्य उपयोग है वो हार्मोनिक्स को कम करना और वेव फॉर्म को ज्यादा साइनोसॉइडल बनाना है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में, जैसे यहाँ ब्लू फेज में आप देखिएगा, जो हमारी कॉइलें हैं वो 4 पड़ोसी स्लॉट्स में हमने स्प्रेड करके इंसर्ट की है, ताकि हमारा पूरा जो आर्मेचर की पेरिफेरी है उसका ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो जाए। वाइंडिंग में करंट के दौरान जो कॉपर लॉसेज होंगे वो भी जब स्प्रेड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वाइंडिंग, तो वो भी फैल जाएंगे, तो हमारा जो लॉसेस की हीट डेसिपेशन है वो ज्यादा बेटर हो जाएगी, टेम्परेचर राइज को ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। और जो सबसे खूबसूरत बात है, डिस्ट्रीब्यूशन करने से हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो ईएमएफ है वो तो मामूली सा कम होता है 3 से 4%, लेकिन जो हमारे हायर हार्मोनिक्स हैं, खासतौर से फिफ्थ और सेवंथ, उनके मैग्नीट्यूड को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। जरा समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से जो ईएमएफ पे असर आता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वो क्या है, और हम जानेंगे कि एक शॉर्ट पिच वाइंडिंग में पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के प्रोडक्ट से एक वाइंडिंग फैक्टर बनता है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करता है। अगर एक अल्टरनेटर के आर्मेचर में 2 स्लॉट के बीच में स्लॉट एंगल बीटा है, तो 2 क्रमागत स्लॉट में रखे हुए कंडक्टर का इंड्यूस्ड ईएमएफ, जैसे पहले स्लॉट में AC और पड़ोस के दूसरे स्लॉट में CD, दोनों के बीच में एक बीटा एंगल का फेज डिफरेंस आ जाएगा। अगर मैंने M स्लॉट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके
एक फेज की वाइंडिंग की है, तो इन m अलग अलग स्लोट्स के कॉइल्स का वेक्टर सम, ये AC जो मेरा रिजल्टेंट EMF आएगा पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का, वो इंडिविजुअल कॉइल के अर्थमेटिक सम के कंपैरिजन में क्या रेशो रखता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहते हैं। अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का रिजल्टेंट फेजर EMF डिवाइडेड बाई इंडिविजुअल कॉइल्स के EMF को, अगर यहाँ m कॉइल है तो m गुना करने पर जो आएगा वो मैग्नीट्यूड का रेशो हो जाएगा। मैं यहाँ AB जो फेजर सम है उसे निकाल सकता हूँ। AB का आधा इस OA डायमेंशन का m कॉइल्स के बीच में ये एंगल m बीटा हो गया, तो आधा एंगल m बीटा बाई 2 हो गया है, तो यहाँ इस ट्राइंगल में AB का आधा OA साइन m बीटा बाई 2 हो जाएगा, और इसे डबल कर दूंगा तो मुझे पूरा AB आ जाएगा। एक इंडिविजुअल कॉइल का EMF AC, यहाँ स्लोट एंगल बीटा का आधा बीटा बाई 2 हो गया है, तो AC का आधा OA साइन बीटा बाई 2 हो गया है, और उसका दुगना एक कॉइल का EMF आ गया है। m कॉइल का टोटल EMF सीधा अर्थमेटिक सम करें तो ये आ गया है, और दोनों का रेशो फेजर सम और अर्थमेटिक सम का रेशो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये स्वरूप रखता है। हम पाएंगे कि फंडामेंटल की बजाय फिफ्थ हार्मोनिक के लिए ये एंगल 5 गुना ज्यादा पढ़े जाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर फंडामेंटल के लिए 4 से 5% अगर कम होता है, तो हार्मोनिक्स के लिए ये सप्रेशन 30 से 50% या 80% भी हो सकता है। प्रश्न है कि एक अल्टरनेटर के लिए ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक OCC क्या है। तो एक ओपन सर्किट टेस्ट में जब हम सिंक्रोनस अल्टरनेटर को नो लोड पर चलाते हैं तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक या हमारे मैग्नेटिक सर्किट की मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। एक अल्टरनेटर को रेटेड स्पीड पे मैकेनिकल प्राइम मूवर से चलाया जाता है, और उसके टर्मिनल्स को ओपन रखते हुए जो आर्मेचर के ओपन टर्मिनल्स हैं उसके बीच की वोल्टेज को फील्ड करंट बदलते हुए नापा जाता है। तो ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच का ये जो रिलेशन सामने दिख रहा है पीली हाईलाइट में, वो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है। इस कैरेक्टरिस्टिक के काफी बड़े हिस्से में फील्ड करंट और नो लोड पे ओपन सर्किटेड जो वोल्टेज आती है आर्मेचर पे, उसके बीच की रिलेशनशिप काफी पोर्शन पे लीनियर है, जब तक कि हमारे मैग्नेटिक सर्किट में सैचुरेशन नहीं आता और उसका रिलेक्टेंस कांस्टेंट रहता है, तो फील्ड करंट से बना हुआ फ्लक्स अपने प्रोपोर्शनल EMF बनाता है, और ये लीनियर रिलेशनशिप जब मैग्नेटिक सर्किट में सैचुरेशन आने लगता है और रिलेक्टेंस मैग्नेटिक पाथ का इंक्रीज होने लगता है तो थोड़ा नॉन लीनियर होने लगती है। अगर हम लीनियर पोर्शन को सीधे एक्सटेंड करते हैं तो उस रेखा को हम एयर गैप लाइन कहते हैं, जो बताती है कि अगर मैग्नेटिक सर्किट सैचुरेट नहीं होता तो सेम फील्ड करंट कितना EMF पैदा करता। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा गया है कि एक अल्टरनेटर की शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किसके बीच का रिलेशन है। तो एक शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में हम आर्मेचर के टर्मिनल को शॉर्ट करके उसे मैकेनिकल प्राइम मूवर से सिंक्रोनस स्पीड पे चलाते हैं, और शॉर्ट सर्किटेड अल्टरनेटर जिसकी टर्मिनल वोल्टेज 0 है उसमें इंड्यूस्ड EMF आर्मेचर रिएक्शन बनाता हुआ आर्मेचर के रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस में करंट को सर्कुलेट करता है, और शॉर्ट सर्किटेड कंडीशंस में आर्मेचर के करंट और फील्ड के एक्साइटेशन के बीच में ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ऑप्शन ए, वो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है, क्योंकि आर्मेचर के रेजिस्टेंस की तुलना में लीकेज रिएक्टेंस काफी ज्यादा होता है। तो हमारा जो आर्मेचर करंट है वो एक बहुत पुअर लैगिंग पावर फैक्टर के साथ आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किटेड कंडीशंस में फ्लो करता है, तो उसका जो आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग डीमैग्नेटाइजिंग नेचर का होता है। तो हमारे एयर गैप में फ्लक्स सामान्य फ्लक्स का 10% के आसपास रहता है, आयरन पार्ट में कोई प्रकार का सैचुरेशन नहीं आता, तो हमारी जो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है वो एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक आती है। पूछा गया है कि एक अल्टरनेटर के सिंक्रोनस इंपीडेंस की वैल्यू क्या होती है। तो अगर हम एक अल्टरनेटर पे ओपन सर्किट टेस्ट के दौरान ओपन सर्किट वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में ये जो मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, तो किसी एक फील्ड करंट पे जो ओपन सर्किट वोल्टेज आती है उसे नोट कर लेते हैं, और उसी फील्ड करंट के साथ आर्मेचर को शॉर्ट करने पर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो आर्मेचर में करंट आता है वो भी उसी फील्ड करंट पे अगर हम मेजर कर लें तो सेम फील्ड करंट पे जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में ओपन सर्किट वोल्टेज है और जो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में आर्मेचर का करंट है उसके रेशो को हम सिंक्रोनस इंपीडेंस कहते हैं। ध्यान रहे, दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की ऑब्जर्वेशन है, एक वोल्टेज है और एक करंट है, लेकिन दोनों कंडीशंस में फील्ड करंट सेम रखना है। यहाँ नीला कर्व बता रहा है कि जब हमारी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक अपने लीनियर पोर्शन में है, उस समय वोल्टेज ज्यादा तेजी से बढ़ रही है तो वोल्टेज और करंट का रेशो सिंक्रोनस इंपीडेंस ज्यादा और लगभग कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही हम सैचुरेशन के असर वाली जगहों पर आते हैं तो हमारा वोल्टेज का इंक्रीमेंट उतनी तेजी से नहीं होता, शॉर्ट सर्किट करंट लगातार उसी अनुपात में बढ़ता है। तो हम पाते हैं कि किसी फील्ड करंट पे जिसमें ओसीसी सैचुरेशन कंडीशंस में आ गई है, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट का रेशो सिंक्रोनस इंपीडेंस का मान घटने लगता है, जैसा यहाँ चित्र में दिख रहा है। परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न अल्टरनेटर में लोडिंग के साथ वोल्टेज में जो वेरिएशन होता है, जैसे हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। हमें एक प्रश्न में कहा है कि एक अल्टरनेटर है, वो 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर की अगर करंट सप्लाई कर रहा है तो नो लोड और फुल लोड के बीच में उसके जो वोल्टेज का वेरिएशन है, वोल्टेज रेगुलेशन, उसे बताइए। तो वोल्टेज रेगुलेशन नो लोड पे जो ओपन सर्किट कंडीशंस पे हमारा अल्टरनेटर जो वोल्टेज पैदा कर रहा है, वही वोल्टेज करंट कंडीशंस में जब सर्किट में लोड लगा हुआ है, करंट सप्लाई हो रहा है, तो कितनी हो जाती है। उन दोनों में जो डिफरेंस आता है वो पर यूनिट फुल लोड वोल्टेज, फुल लोड वोल्टेज को हम रेटेड वोल्टेज कहते हैं, तो नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज पर यूनिट ऑफ फुल लोड वोल्टेज, ये जो रेशो आती है उसे हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। नो लोड के इंड्यूस्ड ईएमएफ से लोड पर वोल्टेज का ये जो वेरिएशन वोल्टेज रेगुलेशन है, उसको सबसे ज्यादा आर्मेचर की वाइंडिंग में करंट से बनने वाला मैग्नेटिक इफेक्ट आर्मेचर रिएक्शन है। आर्मेचर रिएक्शन की नेचर डिपेंड करेगी कि हमारा जो आर्मेचर करंट है उसका पावर फैक्टर कैसा है। यूनिटी पावर फैक्टर पे आर्मेचर रिएक्शन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कहलाती है। ऐसी स्थिति में डीसी एक्साइटेशन से बने हुए रोटेटिंग रोटर का सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने वाला एमएमएफ और आर्मेचर की 3 फेज स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में 3 फेज टाइम डिस्प्लेस्ड यूनिटी पावर फैक्टर के करंट से बना हुआ एमएमएफ एक दूसरे के साथ सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करते हुए जब वेक्टर सम करते हैं तो एयर गैप का रिजल्टेंट फ्लक्स मैग्नीट्यूड में ज्यादा नहीं बदलता, बस उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाता है। तो ऐसे आर्मेचर रिएक्शन असर को हम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग असर कहते हैं। अगर यही आर्मेचर करंट लीडिंग पावर फैक्टर का होगा, जैसा कि हमारे प्रश्न में कहा हुआ है, तो 3 फेज स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में लीडिंग 3 फेज करंट के कारण जो एमएमएफ इफेक्ट बनेगा वो डीसी एक्साइटेशन के एमएमएफ इफेक्ट को सपोर्ट करेगा और एयर गैप में रिजल्टेंट एमएमएफ बढ़ने से लोड की स्थितियों में हमें टर्मिनल पे बढ़ी हुई इंक्रीज्ड वोल्टेज मिलेगी, क्योंकि V का मान E से ज्यादा हो गया है, ये अंतर नेगेटिव हो गया है। तो ऐसी स्थिति में हमारा वोल्टेज रेगुलेशन, जैसे इस प्रश्न का उत्तर है, नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमारे आर्मेचर का करंट लैगिंग पावर फैक्टर पे है तो आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग कहलाएगी और ऐसी स्थिति में एयर गैप का फ्लक्स कम होने से टर्मिनल पे वोल्टेज कम आएगी, E और V में अंतर ज्यादा हो जाएगा और हमारे वोल्टेज रेगुलेशन का मैग्नीट्यूड काफी अधिक हो जाएगा, जो 100% भी हो सकता है। अर्थात एक नो लोड पे ईएमएफ 100 वोल्ट लोड पे घट के सिर्फ 50 वोल्ट रह गया, तो 100 और 50 का अंतर 50 के रेशो में पर यूनिट में देखें तो 1 यूनिट या 100% हो गया है। तो आप इस कैरेक्टरिस्टिक को याद कर लें और समझ लें कि यूनिटी पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव लेकिन स्मॉल अमाउंट का है, E ज्यादा है, लोड पे वोल्टेज V कम है। लेकिन लीडिंग पावर फैक्टर पे V ज्यादा होने से हमारा वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव हो जाएगा और लैगिंग पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। एक अल्टरनेटर में लोड के साथ टर्मिनल वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए हम फील्ड एक्साइटेशन को बदलकर इस ईएमएफ को बदलते हैं और टर्मिनल की वोल्टेज को वोल्टेज रेगुलेशन के असर के अनुसार कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि एक सिंक्रोनस मशीन में अगर मैकेनिकल पावर का बैलेंस है और सिर्फ एक्साइटेशन बदलता है तो वो रिएक्टिव पावर के बैलेंस को बदलती है और ऐसी स्थिति में एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट सेम रहता है लेकिन रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट में बदलाव होने से हमारे सर्किट के आर्मेचर करंट और उसके पावर फैक्टर में चेंजेस होते हैं। तो अगर हम एक सिंक्रोनस मशीन का एक्साइटेशन बदलते हैं तो उसका करंट एक V आकृति में बदलता है, वो बहुत कम एक्साइटेशन पे ज्यादा मैग्नीट्यूड का है और क्रिटिकल एक्साइटेशन पे मिनिमम होकर वापस बढ़ता है। उसी दौरान सर्किट का पावर फैक्टर, जैसा कि ग्रीन हाईलाइट में दिखाया हुआ है, एक इन्वर्टेड V कर्व
रिलेशन रखता है। तो अगर हम फील्ड एक्साइटेशन बदलते हैं सिंक्रोनस मशीन का, तो उसका पावर फैक्टर और आर्मेचर करंट दोनों बदलते हैं। करंट V के रूप में और पावर फैक्टर एक इन्वर्टेड V के रूप में बदलता है। पूछा गया है कि इन्वर्टेड V कर्व एक सिंक्रोनस मशीन का किसके बीच में रिलेशन है, तो ये मशीन के करंट के पावर फैक्टर और फील्ड एक्साइटेशन के बीच का रिलेशन है, जबकि मैकेनिकल पावर में बैलेंस है। अगर ये अल्टरनेटर है तो जिस एक्साइटेशन पे पावर फैक्टर अधिकतम यूनिटी होता है उस एक्साइटेशन को हम क्रिटिकल एक्साइटेशन कहते हैं। क्रिटिकल से कम एक्साइटेशन को हम अंडर एक्साइटेशन कहेंगे। और एक अंडर एक्साइटेड अल्टरनेटर द्वारा सप्लाई किए हुए करंट का पावर फैक्टर लीडिंग होगा। ध्यान रहे, एक अल्टरनेटर खुद अपने लोड को डिसाइड नहीं कर सकता। लोड अगर लीडिंग है तो अंडर एक्साइटेड अल्टरनेटर उसकी टर्मिनल पे वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करते हुए पावर सप्लाई कर पाएगा। लेकिन अगर लोड लैगिंग पावर फैक्टर नेचर का है और हमें अल्टरनेटर से उसे सप्लाई करना है, हमें अल्टरनेटर के एक्साइटेशन को क्रिटिकल से ज्यादा ओवर रखना होगा। अगर हमारा लैगिंग पावर फैक्टर लोड का पुअर है तो हमें एक्साइटेशन ज्यादा करके उसकी टर्मिनल की वोल्टेज को मेंटेन करना होगा। और अगर पावर फैक्टर कम पुअर लैगिंग है तो हम कम एक्साइटेशन पे भी ये काम कर सकते हैं। और अगर हमारे लोड का पावर फैक्टर लीडिंग नेचर का है तो हम अल्टरनेटर को अंडर एक्साइटेड चलाएंगे, तभी टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन होगी, अदरवाइज वोल्टेज टर्मिनल पे अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। पूछा है कि एक सिंक्रोनस मशीन में ये जो V आकृति के काले कर्व बनाए हुए हैं वो किन के बीच में रिलेशनशिप है, तो वो हमारे आर्मेचर के करंट जो लोड को हम सप्लाई कर रहे हैं और फील्ड एक्साइटेशन के बीच का रिलेशन है। यहाँ ये ग्राफ में हम एक सिंक्रोनस मोटर के लिए बात करें तो अगर ये मोटर क्रिटिकल एक्साइटेशन तो ये मिनिमम आर्मेचर करंट के साथ यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करेगी। अगर इसका एक्साइटेशन कम कर दिया जाएगा तो ये पावर सिस्टम से लैगिंग पावर फैक्टर का करंट लेगी, और क्योंकि वो एडिशनल वाटफुल करंट एक्टिव करंट के साथ साथ मैग्नेटाइजेशन का करंट भी पावर सप्लाई से ले रही है तो टोटल करंट बढ़ेगा। लेकिन इसी सिंक्रोनस मोटर में अगर हम फील्ड एक्साइटेशन के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे तो वो एक कैपेसिटिव लीडिंग पावर फैक्टर का करंट लेगी और एक्टिव करंट के साथ इस रिएक्टिव लीडिंग पावर फैक्टर के करंट के सम से एक बार फिर आर्मेचर करंट बढ़ेगा। तो क्रिटिकल एक्साइटेशन पे आर्मेचर करंट सबसे कम है और एक्साइटेशन कम करने या ज्यादा करने दोनों ही स्थितियों में हमारा आर्मेचर करंट इंक्रीज होता है, जैसा कि इस V आकृति से स्पष्ट है। अगर यही मोटर की बजाय अल्टरनेटर होता तो आपके लीडिंग और लैगिंग की डेफिनेशंस उल्टी हो जाती। एक बहुत खूबसूरत बात याद करने के लिहाज से हो सकती है कि अगर हमारी मशीन चाहे वो सिंक्रोनस मोटर हो या सिंक्रोनस अल्टरनेटर हो, वो ओवर एक्साइटेड मोड में पावर सिस्टम के लिए अच्छी है। जरा समझते हैं कि पावर सिस्टम के लिए अच्छा होना क्या है। एक पावर सिस्टम में प्रीडोमिनेटली इंडक्टिव नेचर का लोड है, इसलिए उसकी जो लोड डिमांड है वो लैगिंग पावर फैक्टर की है। तो अगर एक अल्टरनेटर लैगिंग पावर फैक्टर की इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करेगा तो वो अच्छा है। और हम समझ सकते हैं कि एक ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर उस पावर सिस्टम की लैगिंग नेचर की जो लोड डिमांड है उसे सप्लाई करेगा, तो एक ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा। इसी तरह से एक मोटर पावर सप्लाई से इलेक्ट्रिक इनपुट लेती है, तो अगर वो लीडिंग पावर फैक्टर पे करंट लेगी तो वो लैगिंग लोड को पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में कंपनसेट करेगी। तो एक ओवर एक्साइटेड मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करती हुई हमारे पावर सिस्टम को सपोर्ट करती है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में। तो हम समझ सकते हैं कि ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर भी पावर सिस्टम के लिए अच्छा है और ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर भी पावर सिस्टम के लिए अच्छी है। ध्यान रहे, अल्टरनेटर ओवर एक्साइटेड लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा और मोटर ओवर एक्साइटेड मोड पे लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगी। इस वीडियो से आपको सिंक्रोनस अल्टरनेटर की कंस्ट्रक्शन, सैलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल, वाइंडिंग, शॉर्ट पिचिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के असर, कैरेक्टरिस्टिक, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, सिंक्रोनस इंपीडेंस और उसका असर वोल्टेज रेगुलेशन पे, और फील्ड एक्साइटेशन का असर आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर पे समझ में आ गया होगा। आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।